हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। इस चैनल पर इम्पॉर्टेंट इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को एंड करंट अफेयर को हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाता है, बिल्कुल फोकस्ड होके आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये आपके यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस एंड अदर वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है लेक्चर। डेली की तरह स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पुट योर हार्ट, माइंड एंड सोल इनटू इवन योर स्मॉलेस्ट एफर्ट, यानी कि आप जो डेली का स्मॉलेस्ट एफर्ट लगाते हैं ना, वो अपनी निष्ठा से करिए, और यही एक सीक्रेट है सक्सेस का। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, क्या है? डार्केस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक रिवर पे रिसर्च चल रही थी, डिस्कवर किया गया कि वो सबसे वो बिल्कुल काली नदी या गहरे रंग वाली नदी है। ठीक है, रिसर्चर ने बोला है कि उसका जो रंग है वो बिल्कुल चाय जैसा है, वो ब्लैक टी होती है ना, सेम वैसा ही। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट हम पढ़ेंगे। मेन से रिलेटेड हम देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, या आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अमेज़न में ड्राउट है, सूखा पड़ा है अमेज़न, वो हम देखेंगे कि क्या उसके पीछे कॉजेज़ हैं। इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल भी आया है आज। ओबीसी एंड सब कैटेगरीज देखेंगे। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, कल के लेक्चर से ही पढ़ाया हुआ मैं आज क्वेश्चन वो मतलब बना के लेके आप सबके सामने आती हूँ। आपको अगर आपने ये अच्छे से कल सुना है या पढ़ा है तो आपको इसका आंसर आता होगा। क्वेश्चन है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इज ऑफन सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, फ्यूचर अर्थ एंड वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम। आपको वीडियो पॉज करके इसका आंसर देना है। अगर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, मैं सेशन के एंड में इसे डिस्कस करूँगी। देख लेते हैं फर्स्ट न्यूज़। रिसर्चर डिस्कवर वन ऑफ द वर्ल्ड्स डार्केस्ट रिवर। ये डार्केस्ट रिवर, इस नदी का प्राकृतिक रंग ही काला है। ठीक है, मतलब ये मैन मेड नहीं है, यहाँ पे मैन मेड नहीं है, यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ नहीं हुई है कि बिल्कुल काली गंगा बोल के नाले में कुदाई दहेज वाला नहीं है सीन यहाँ पे। ठीक है, ये प्राकृतिक रंग ही इसका काला है। अब देखते हैं कौन सी रिवर है और क्यों काला है। When the researcher came upon the Roki river, रोकी रिवर कॉन्गो में है, राइट, कॉन्गो बेसिन में। They were quite taken aback. The water in this river, a tributary of mighty Congo river. ठीक है, कॉन्गो रिवर की एक ये ट्रिब्यूटरी है, रोकी रिवर, is so dark that you literally can't see your hand in front of your face. राइट, आपकी परछाई उस नदी में हल्की सी भी नहीं दिखेगी। कंपैरिजन विद अदर मेजर ट्रॉपिकल रिवर शो दैट द रोकी रिवर इज इवन द ब्लैकेस्ट लार्ज ब्लैक वाटर रिवर ऑन अर्थ। ठीक है, जो फेमस अमेजन रिवर जो डार्कर मानी जाती थी, ये उससे भी ज़्यादा डार्क है रोकी रिवर। द रीज़न इज़ द वाटर इज़ ब्लैक इज़ that it contains a large amount of dissolved organic material। वहाँ पे क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है जो पानी में डिजोल्व हैं। एंड हार्डली एनी सेडिमेंट बिकॉज ऑफ द रिवर्स लो ग्रेडियंट। दीज कार्बन रिच सब्सटेंसेज आर मोस्टली वॉश्ड बाय रिवर बाय रेन, यानी कि जो आसपास पूरा जंगल ही जंगल है, वहाँ का जो कार्बन सब्सटेंसेस होता है ना, वो बारिश के थ्रू बह के आ जाता है वो नदी में। ठीक है, विच फॉल्स इन द डेड जंगल वेजिटेशन एंड लीचेज आउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल। व्हाट्स मोर, द रिवर फ्लड्स द फॉरेस्ट इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, रिवर में, इस वाली रिवर में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है मतलब आसपास के जंगलों में ये रिवर चली जाती होगी, और वहाँ का ऑर्गेनिक मटेरियल कलेक्ट करके ये अपनी ला देती है अपने ड्रेनेज में, राइट, अपने पाथ में ला देती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रोकी रिवर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलेगी। प्रीलिम्स में आएगा अगर रोकी रिवर तो ये सर के ऊपर से जाएगा कि आखिर
कहाँ है, इंडिया में है कोई ट्रिब्यूटरी किसी चीज़ की या फिर कहाँ है, राइट। ये मिलेगी रिवर आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, इट इज़ अ लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द कॉन्गो रिवर, ठीक है। वहाँ पे एक बुसीरा रिवर भी है, ये बुसीरा रिवर भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, प्रेसिडेंट लॉन्चेस एग्री रोड मैप फॉर बिहार बैट्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि एक रोड मैप लॉन्च हुआ है जिसके तहत कुछ क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए कहा है द्रौपदी मुर्मू ने, राइट। प्रेसिडेंट यहाँ पे देख लेते हैं, हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आप बिहार स्पेसिफिक या फिर बिहार स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला आप देख लीजिएगा कि रोड मैप में क्या क्या उन्होंने बोला है, या क्या एग्रीकल्चरल अभी स्थिति है बिहार की, ठीक है। ये आपका मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और अभी यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। According to FSSAI, organic farming is a system of farm design and management to create an ecosystem of agricultural production without the use of synthetic external input. पेस्टिसाइड्स हो गए और फर्टिलाइज़र्स हो गए, ये सब क्या है, केमिकली मतलब केमिकल बेस्ड नहीं होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिकली इन्हें बनाया जाएगा और उसे खेती में यूज़ किया जाएगा। यहाँ तक कि सिंथेटिक हार्मोन्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी नहीं रहेंगे ऑर्गेनिक खेती में। ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूसेस मीन्स द प्रोड्यूसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड मीन्स द फूड प्रोडक्ट दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए गए हैं कि इतना ऑर्गेनिक मटेरियल, इतना ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए फूड में, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फूड। इसकी नीड क्या है इनकरेज करने की इंडिया में? अनसस्टेनेबल कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। आप सबको पता ही है एग्रीकल्चर कितना अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। पंजाब की भूमि खराब हो रही है, वहाँ का निम्नीकरण हो रहा है, राइट। आप देखेंगे कि सॉइल इरोजन हो रहा है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स जो केमिकल चीज़ें डालते हैं वो लेक्स वगैरह को क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस दे रही हैं, जिस वजह से वहाँ की फिशेस मर जाती हैं जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती, राइट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है एक्वेटिक एनिमल्स की, एक्वेटिक इकोसिस्टम की, यूट्रोफिकेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से इतनी मिलावट, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, वो पहले से ही केमिकल रहता है, ऊपर से जो सब्जियां होती हैं उसमें भी सुई लगा लगा के उन्हें बड़ा किया जाता है, राइट। तो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हेल्थ का डिग्रेडेशन, सैनिटेशन प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज़ नीडेड एज एन अल्टरनेटिव टू द मॉडर्न सिस्टम। अभी जो केमिकल फर्टिलाइज़र वाला जो हम खेती कर रहे हैं उससे एक ऑल्टरनेटिव माना गया है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, अब हमने फर्टिलाइज़र वगैरह के थ्रू हमने इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर दी है कि अब प्रोडक्टिविटी कम होने लग गई है, अब भूमि बंजर होने लग गई है, उसके जो न्यूट्रिशन है वो खोने लग गए हैं। हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें इसे रीगेन करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ पे अगर बात हो रही है तो यहाँ पे पारंपरिक तरीके से खाद वगैरह बनाई गई को इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। हमें उसके न्यूट्रिशन को रीगेन करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ द पोटेंशियल ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द लॉन्ग टर्म ड्यू टू बेटर सॉइल कंडीशंस एंड इकोसिस्टम। अगर हम प्रकृति के हिसाब से चलते हैं ना तो प्रकृति भी हमारे हिसाब से चलती है, राइट। अगर हम प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो प्रकृति हमें फ़ायदा देगी, दुगना फ़ायदा देगी। राइजिंग पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन राइज हो रही है, अब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रेन्स इन सब की ज़्यादा ज़रूरत अब पड़ती ही है, ठीक है। अब उसे फुलफ़िल करने के लिए एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव इज़ नीडेड। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को मांगते हैं,
कि हाँ इन सब्जियों में कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज़ किया गया हो। ठीक है, ऑर्गेनिकली चीज़ें मांगते हैं, स्पेशली जो अपर इंडियन क्लास है, राइट, वो, और इंटरनेशनली भी ये चीज़ें मतलब काफ़ी डिमांडिंग है, काफ़ी डिमांड में है ये चीज़ें कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स अब लेना चाहते हैं इसे। अब इससे क्या होगा, नई नई यूनिट्स सेटअप की जाएंगी, जैसे कि ऑर्गेनिकली कुछ उगाया गया उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस किया जाएगा और वो इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचाया जाएगा। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, राइट। और ये एक हेल्दी फूड तो है ही, केमिकल फर्टिलाइज़र से तो अच्छा ही है कि ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड फूड को खाया जाए। ठीक है, while the consumers get healthy food with a better taste with nutritive values, the farmers are indirectly benefited from healthy soils and farm production environment. फार्मर्स के भी इनकम को डबल करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, हमें ऑर्गेनिक चीज़ों की डिमांड भी बढ़ानी है, उसकी सप्लाई भी बढ़ानी है, ताकि ऐसा ना हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई उतनी नहीं है तो इन्फ्लेशन हो रहा है। वो चीज़ें नहीं चाहिए, सब्जियों के इतने ज़्यादा प्राइसेस नहीं चाहिए कि बिल्कुल हाई ही पहुंच जाए। हमें सप्लाई को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी हमारी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्लाइमेट फ्रेंडली और इको फ्रेंडली हो सकता है। इको टूरिज़्म, अब इको टूरिज़्म आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा कि काफ़ी फार्मर्स जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं ना, उनके पास काफ़ी टूरिस्ट आते हैं मिलने, उनके खेतों को देखने, उनके जो फल सब्जियां उन्होंने उगाई हैं वो उसे देखने आते हैं। ठीक है, तो ये फेवरेट स्पॉट्स की तरह भी देखा जा रहा है, जैसे कि इटली में है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एड्स टू द ब्यूटी ऑफ फील्ड्स, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इकोसिस्टम, फ्लोरा फौना विद इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी सिक्योर रहेगी अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे तो, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया था कि पेस्ट की ज़रूरत बायोडाइवर्सिटी में है, आप खेती से इतना हटाइए मतलब उसे कि ताकि बस वो आपकी खेती को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, पेस्ट को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी का एक अहम हिस्सा है। अब चैलेंजेस क्या हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ये जीएस पेपर 3 के लिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शॉर्टेज ऑफ बायोमास, experts are not sure whether all nutrients with the required quantities may be made available by organic material. ऑर्गेनिक माना प्राकृतिक है बट न्यूट्रिशन जो हम देना चाहते हैं लोगों को वो शायद उससे ना मिल पाए। Even if this problem can surmounted their view that the available organic matter is not simply enough to meet the requirements. ठीक है, न्यूट्रिशियस वैल्यू हो सकता है कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इतना ना ले आ पाए मतलब ना ला पाए, उनका कलर उनका टेक्सचर वैसा नहीं होता जैसे कि कन्वेंशनल फार्मिंग जो फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह के द्वारा फार्मिंग की गई है उनके जैसा कलर नहीं होता। डिस्पैरिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यही मैंने बोला है कि ये मैच करना ज़रूरी है। नॉन पेरिशेबल ग्रेन्स कैन बी ग्रोन एनीवेयर एंड ट्रांसपोर्टेड टू एनी लोकेशन, बट दिस इज़ नॉट द केस विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब गेहूँ चावल और जो दालें वगैरह हैं वो तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो उतने पेरिशेबल भी नहीं होते कि 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाए, पर सब्जियाँ और फल तो होते हैं। ठीक है, तो हमें डिमांड के साथ साथ हमें सप्लाई भी मैच करनी होगी। टाइम, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेरीसाइड डालेंगे तो एक ही बारी में सारी की सारी घास ख़त्म हो जाएगी खेत की, बट अगर आप उसे मतलब हाथों से अगर उसकी गुड़ाई करेंगे ना तो वो ज़्यादा उसमें टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी, राइट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम सोचते हैं तो उसमें देखना पड़ेगा कि फार्मर्स की ज़्यादा मेहनत है और टाइम भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। हाई एमआरपी, वही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ना थोड़े जो हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स होते हैं ना उन्हें थोड़ा महंगा मिल जाता है, तो ये हर क्लास के लोगों को तो नहीं पहुंचाया जा सकता क्योंकि सप्लाई अभी कम है और इसकी हाई एमआरपी है। ठीक है, तो
इसमें इन्फ्लेशन ही रहता है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे ना उनकी हाई प्राइजेस ही रहेंगी, ऐसा। लैक ऑफ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको स्टोर करने का कोई वो नहीं है, राइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो वैसे भी पेरिश हैं, मतलब पेरिशेबल हैं, 2 से 3 दिन में ख़राब हो ही जाना है, राइट। मोस्ट large organic farms still operate in an industrialized agricultural style, including industrial transportation of food from field to plate. Unfortunately, this involves the adoption of same environmental harmful practices that of those factory farms, which are, however, hidden under the cover of being organic. यानी कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस किया जा रहा है, इंडस्ट्रियली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो वो ऑर्गेनिक से तो कहीं ना कहीं दूर ही है, सस्टेनेबिलिटी से तो वो कहीं ना कहीं दूर ही है, राइट। ये इस पॉइंट में बताया गया। इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या स्कीम्स क्या हैं इससे रिलेटेड? परंपरागत कृषि विकास योजना प्रोमोट्स क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग with participatory guarantee scheme certification, cluster formation, training and certificate। यानी कि परंपरागत की वो कृषि विकास योजना एक अम्ब्रेला योजना है, एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये सब क्या है उसके कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है, इसका एम ये है कि जो पारंपरिक जो खेती होती थी, ऑर्गेनिकली जो खेती होती थी, ठीक है, उसे बढ़ाना है, ठीक है। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स आर आल्सो अवेलेबल विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमिटी। ये आपको इतना लंबा तो नहीं लिखना अपने आंसर्स में, बट हाँ ये चीज़ आपको थोड़ी सी मेंशन करनी है कि हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये स्टेप्स थोड़े बहुत लिए गए हैं सरकार की तरफ से। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो चीज़ ऑर्गेनिकली उगाई जाती है तो वो उस जगह का एक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, एक प्रोडक्ट हो जाएगा। इसे प्रमोट करने के लिए ये लाया गया। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, financial assistance to being provided to different components including biofertilizer, राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम क्या होते हैं? एक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में। फोस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, यानी कि ये क्या है, कुछ ऑर्गेनिकली जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हम ले रहे हैं ऑयल सीड एंड पाम के प्रोडक्शन के लिए, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स ना यूज़ हो, राइट। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके, बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्शन प्रोग्राम, यहाँ पे FSSAI, द अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द फूड रेगुलेटर ऑफ द कंट्री, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ऑर्गेनिक फूड इन द डोमेस्टिक मार्केट इम्पोर्ट। यानी कि FSSAI एक अथॉरिटी है जो फूड से रिलेटेड चीज़ों को देखती है, ये सर्टिफाई करती है कि ऑर्गेनिक फूड है कि नहीं है। पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। इस स्कीम के तहत प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। एंश्योर्स देयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग्स विद द लेड डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं ना कि इतने ही फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो सकते हैं या इतने थोड़ी से केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो सकते हैं, ऐसे करके कुछ स्टैंडर्ड्स इसमें दिए गए हैं जो फॉलो करना ज़रूरी होता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये भी सर्टिफिकेशन देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन फॉर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, निर्यात के लिए, ठीक है, यहाँ पे सर्टिफाई किया जाता है। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसे ZBNF भी कहते हैं। ZBNF में क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके क्या कर रहे हैं? ज़ीरो बजट में फार्मिंग कर रहे हैं। इसमें क्या है? मल्चिंग है, वापशा, जीवामित्र, बीजामित्र है। बीजामित्र क्या होता है? उसमें काऊ डंग और काऊ यूरिन की कोटिंग करके
क्या किया जाता है, उसे बीज लगाया जाता है, वो काफ़ी फिर ऑर्गेनिक होता है, इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये भी एक मेथड है, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर ड्राइंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि अनसस्टेनेबल जिस तरीके से अभी एग्रीकल्चर है, हमें उसे सस्टेनेबल बनाना है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, ट्रिगर नहीं होने देना एग्रीकल्चर के माध्यम से। ठीक है, अब एक स्विच ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये सिर्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए ही नहीं अचीव करेगा, बल्कि फार्मर्स के भी हेल्प करेगा उनकी इनकम प्रोडक्शन के लिए। एन एम्फेसिस शुड बी गिवन टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिक्किम क्या एक ऐसा पहला स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है? अदर स्टेट को भी इस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बुरी नहीं है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो बुरे नहीं हैं, बट ये है कि अगर सप्लाई ठीक रहे तो। दिस कैन ऑल्सो इन सिंक विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये आप अपने कंक्लूजन में लिखेंगे वहाँ पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 है, टारगेटिंग एंड हंगर, ज़ीरो हंगर, ठीक है, उसे भी अचीव करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक रोल प्ले यहाँ पे होता है। इसीलिए हमें उसे प्रमोट करना है ताकि वो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकें। Hence, with greater awareness and capacity building of the producers in compliance with the international standards, Indian organic farmers will soon be reinforcing their rights place in the global agri trade। यानी कि ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इंडियन किसानों को। ठीक है, क्योंकि इंडियन किसान इतना सारा पोटेंशियल है हमारी कंट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। इतनी सारी गायें वो है, इतनी सारी गायें और भैंसें, गोबर से काम हो सकता है, उनके मैन्योर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए पोटेंशियल तो है हमारी कंट्री में, बट अभी उसे रियलाइज़ नहीं किया गया है। अगर रियलाइज़ हो जाएगा तो इंडियन फार्मर्स को एग्रीकल्चर मार्केट में एक बहुत बड़ा स्पेस मिलेगा, टाइम मिलेगा। ठीक है, उन्हें उनका राइट मिलेगा। Severe spell of drought in Amazon causes impact and warning bells। यानी कि यहाँ पे अमेज़न नदी सूखी है, पूरी सूखी नहीं है, पर कुछ कुछ उसकी स्ट्रीम्स हैं जो यहाँ पे ये हालत है सूखा पड़ने की, वो पड़ने की। यहाँ पे देखते हैं, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज रीलिंग अंडर अ सेवियर ड्राउट, न्यूमरस रिवर्स वाइटल फॉर कम्यूटिंग have dried up, resulting in no water, food, medicine in villages of indigenous communities। जो वहाँ की, जैसे कि अमेज़न नदी है, अमेज़न नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कुछ स्ट्रीम्स हैं। अब इस स्ट्रीम्स के आसपास कुछ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ रहती हैं। अब ये स्ट्रीम अगर सूख रही है तो उनके पास ना खाने को खाना रहेगा और ना पानी रहेगा। बात ही समझ, तो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को इससे नुकसान हो रहा है। Long list of causes that are accelerating the destruction of the Amazon called the planet's lung। Amazon को planet का lung भी कहा जाता है, इसीलिए एक एक्सपर्ट ने इस न्यूज़ में पॉइंट आउट किया था कि ऐसा मत सोचिए कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत दूर है आपसे, अगर इसको कुछ होता है तो आप सबको भी फ़र्क पड़ेगा। The rainforest covers nearly the 7 million square kilometer or about the area of Australia। The stores more than 150 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन। अब सोचिए, अगर इन फॉरेस्ट को अगर काट दिया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा यहाँ पे, तो कितना सारा कार्बन एमिशन होगा, रिलीज़ होगा इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। और बिटवीन 17 to 20% अमेज़न डिस्ट्रॉय हो चुका है अभी डिफॉरेस्टेशन से। Its complete destruction would cause havoc, accelerate climate change and increase the frequency of drought and flood across the world। ठीक है, अगर देखिए कैसे हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं अगर अमेज़न के, तो कार्बन रिलीज़ होगी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज़ होगी तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, राइट। अब वो उसका इमिशन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाढ़ आएगी, समुद्र का सी लेवल राइज होगा,
अब ग्लेशियर एक बार पिघल के निकल गए तो नदियों के पास पानी कुछ बचेगा नहीं आगे जाके, और आगे जाके नदियाँ सूखेंगी और वो सूखा लेके आएंगी। इसीलिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, उनका संरक्षण कितना इम्पॉर्टेंट है। डाउट्स आर इन अनहर्ड ऑफ इन द अमेज़न, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि हमने मतलब पहली बार सुना है कि उसमें सूखा पड़ गया, वहाँ सूखा आते रहते हैं। मोस्ट रिसेंटली द अमेज़न द रेन फॉरेस्ट विटनेस अ ड्राई स्पेल इन 2020 व्हेन ये वर्स्ट था 90 ईयर्स में। ठीक है, 90 सालों में ये वर्स्ट था 2021 का सूखा पड़ जाना। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हो गए जैसे कि अल नीनो और इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का वार्म हो जाना, जिस वजह से जो अमेज़न का फॉरेस्ट है उसे बारिश नहीं मिल पा रही है। ठीक है, वहाँ पे एक्सट्रीम हीट हो रही है और सबसे बड़ा फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन। There is an urgent need to curb deforestation and greenhouse gas emission to protect the Amazon and where possible reforest the degraded swathes according to expert। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट नीड है वहाँ पे कि डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए और प्लांटेशन किया जाए। रेन फॉरेस्ट might appear like a distant wall, but everyone on the earth is connected to its fate। लूजिंग द अमेज़न इज़ गोइंग टू अफेक्ट एवरीबडी। वही जो मैंने बताया अभी कि इन्होंने कहा है कि अगर अमेज़न को कुछ होता है तो सारे वर्ल्ड को फ़र्क पड़ेगा, पूरी दुनिया के एक एक लोग को फ़र्क पड़ेगा। मोर देन 75% ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैव बीन लाइकली हेडिंग टुवर्ड्स अ टिपिंग पॉइंट सिंस 2000। ये एक न्यू स्टडी कहती है नेचर क्लाइमेट चेंज की। टिपिंग पॉइंट क्या होता है? वो टिपिंग पॉइंट जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम है ना, वो ख़त्म हो जाती है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम अपनी इकोलॉजी में पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा। क्या होती है इसमें? प्रकृति अपने आप को ठीक नहीं कर पाती। रेन फॉरेस्ट या नदियाँ वगैरह अपने आप को ठीक नहीं कर पाती। अगर हम ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे तो नदियाँ अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगी। Right, it may be losing its ability to bounce back. The extreme events such as drought or fire threatening to become a dry savanna-like ecosystem। सवाना की तरह बन जाएगा अगर उसका इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन चलता रहा तो। ठीक है, अमेज़न की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका जो कार्बन स्टोरिंग पोटेंशियल है वो ख़त्म हो जाएगा और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में ये एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा अगर उसका कार्बन रिलीज़ हो गया तो। एज ऑफ 2019 ये एक एस्टिमेट है कि 17% ऑफ द अमेज़न फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर आउट और बर्न्ड सिंस 1970। मतलब 17%, अमेज़न का 17% एक बहुत बड़ा हिस्सा है। राइट, वो ख़त्म हो गया है, वो वहाँ का एरिया क्लियर हो गया है। अब कंसर्न्स क्या हैं? एज द रेन फॉरेस्ट ब्लीड्स बायोमास थ्रू डिफॉरेस्टेशन, इट लूजेस द कैपेसिटी टू कैप्चर कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अभी क्या है, वहाँ के पेड़ क्या करते हैं? बहुत सारे कार्बन को इन्होंने अभी स्टोर करके रखा है। अगर ये सारे पेड़ कट गए तो सारा कार्बन इमिट होगा, बहुत सारा कार्बन। 150 अभी बिलियन बताया था मैंने, 150 बिलियन मेट्रिक टन, वो मतलब मेट्रिक टन ऑफ कार्बन, ये सारा रिलीज़ हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। If the annual fires burning in the Amazon are not curtailed, one of the world's largest carbon sink will progressively devolve into the कार्बन को इमिट करने वाला बन जाएगा, वो कार्बन को स्टोर करने वाला नहीं, अगर ये इसकी गति अगर रुकी नहीं तो। और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सेमी एरिड सवाना में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर अमेज़न के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है इंटरव्यू पे तो आप बोलेंगे कि वहाँ का डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले रोकना ज़रूरी है। ओबीसी एंड सब कैटेगराइजेशन, ये दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 2 कमिटीज़ बैठाई गई थी, ये रिसेंट की बात नहीं है, मतलब पहले की बात है। ठीक है, तो उन कमिटीज़ का जिक्र यहाँ पे किया गया। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? एक छोटी सी न्यूज़ याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड वेलफेयर
इन आंध्र प्रदेश उन्होंने क्या बोला है कि बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड ना हम एक सर्वे लेके आएंगे, वो भी अब एक सर्वे लेके आना चाहते हैं बिहार की तरह, ताकि उन्हें उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पता चले। ओके, अब यहाँ पे ये न्यूज़ कवर हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ आर्टिकल्स। ठीक है, ओबीसी यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ये एक टर्म है जो डिनोट करते हैं बैकवर्ड एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड कास्ट दैट वर नॉट, मतलब वो शेड्यूल कास्ट नहीं है और शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, वो है ओबीसी ऐसे करके। यहाँ पे दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, एक है 15(4) और एक है 16(4). 15(4) इज़ अबाउट इक्वालिटी, इज़ अबाउट एफर्मेटिव एक्शन फॉर ओबीसी। ठीक है, अब जो ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन विद रिगार्ड टू द एडमिशन इन स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट एट्सेट्रा शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग, यानी कि जो आर्टिकल 15 में है ना इक्वालिटी, वो ये रोक नहीं सकता सरकार को कि वो मतलब एफर्मेटिव एक्शन लेने से रोक नहीं सकता बैकवर्ड क्लासेस के लिए या बैकवर्ड कास्ट के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए। Article 16(4) allows the state to make any provision with the reservation of appointments in the post or posts in favor of backward class of citizen with the opinion जो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है कहाँ पे, स्टेट सर्विसेज में, इसीलिए उन्हें वहाँ पे अपॉइंटमेंट और पोस्ट के फेवर में रिजर्वेशन मिलेगा। ओबीसी को जो ट्रेडिशनल उनको ऑक्यूपेशन था, जैसे कि एग्रीकल्चर लेबर, कैटल रेयरिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, धोबी और बढ़ई वगैरह, इसको जो स्टोन को कट करते हैं वैसे लोग यहाँ पे ओबीसी माने जाते थे। तो सरकार ने क्या किया, 2 कमीशन बैठाई। अगर आप बिहार पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाला आप पढ़ना आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कोई कुछ कमिटीज़ इस्टेब्लिश की गई हैं या कुछ डाटा रिलीज़ किया गया है, उससे रिलेटेड आपको प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए अगर आप बिहार पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। फर्स्ट ओबीसी कमीशन कालेलकर वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनका एम क्या था, टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। द कमीशन अडॉप्टेड द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, जिनकी लो सोशल पोजीशन हो हिंदू सोसाइटी में, कास्ट हायरार्की में, जिनके पास शिक्षा नहीं हो और जिनका उतना एजुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो गवर्नमेंट में। इन्होंने बहुत सारी कास्ट को आइडेंटिफाई किया, 2399, जिसमें उन्होंने बोला कि 25 से 40% रिजर्वेशन देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में और 70% रिजर्वेशन देना चाहिए प्रोफेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। इस रिपोर्ट को डिस्कस नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं की गई। फिर 1979 में मोरारजी देसाई एक न्यू कमीशन इस्टेब्लिश करते हैं जिसे कहते हैं बीपी मंडल कमीशन, जिसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है। और इसके बाद क्या हो गया, मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया। अब यहाँ से क्या है, कास्ट के मुद्दे पे सबके सब आना शुरू हो गए। ये ओबीसी, ये शेड्यूल कास्ट, इन सब की, जैसे कि सपा हो गया ये या फिर बीएसपी हो गई, ये लोग अब मतलब वहाँ से ये लोग आने लग गए। इसे कहते हैं सोशोलॉजी में मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मंडल कमीशन ने भी आइडेंटिफाई किया 3743 कास्ट कम्युनिटीज़ एज ओबीसी। एस्टिमेटेड देयर पॉपुलेशन क्या है, 52% है। और रिकमेंड किया गया 27% रिजर्वेशन होना चाहिए जॉब्स में। एडमिशन टू ऑल गवर्नमेंट रन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे क्रीमी लेयर का भी प्रावधान दिया गया है। स्पेशली इंदिरा साहनी केस में क्या बोला गया कि क्रीमी लेयर होगी, ऐसे नहीं है कि वो बहुत रिच है, बहुत ऊंची पोस्ट पे है तो उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आस्क द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि 13 फरवरी को क्या हुआ, यहाँ पे मिनिस्ट्री ने इस कमीशन से पूछा, बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन से पूछा कि आप सब कैटेगराइज करिए।
ठीक है, अभी सब कैटेगराइज अभी पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। अभी इसका क्या है, कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट में पॉइंट्स चल रहे हैं, राइट। कमीशन से इस्टेब्लिश हो रही हैं, बट जो भी रिपोर्ट हुई है वो अभी पब्लिश नहीं की गई है पब्लिक के लिए, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे ये एक रोहिणी वाली कमीशन का मेंशन यहाँ पे दिया गया था, जस्टिस जे रोहिणी कमीशन, उन्होंने रिपोर्ट को पब्लिकली पब्लिश नहीं किया। आज का आंसर देख लेते हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट किसके द्वारा लाया गया? फ्यूचर अर्थ एंड क्लाइमेट रिसर्च, मतलब वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम। आंसर है डी। ओके, द ओवरवेलमिंग रियलाइजेशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक, ये क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट नाम से रिपोर्ट रिलीज़ करती है, जो 3 गैसेस को मद्देनज़र रखते हुए रिपोर्ट बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। इस्टेब्लिश की गई थी 2001 में। ये एक शेयर्ड पार्टनरशिप है बिटवीन द इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम एंड द इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज। ये दोनों मिला के बाद में बन गए थे फ्यूचर अर्थ, ठीक है। और इधर ये है वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। वो दोनों बाद में एक होके बन गए थे फ्यूचर अर्थ। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना इंपॉर्टेंट न्यूज़, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सके। PDFs कलेक्ट करते नहीं रह जाना है आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।